नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 17 जनवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये। कल एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि डेली इंडियन एक्सप्रेस का ही करवाइए। आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन इसमें न्यूज़पेपर डिस्कशन में दो पेपर को मैं इंक्लूड करता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस को और द हिंदू को, है ना। उसके भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहते हैं। शुरू में यहाँ से करता हूँ जनरली, लेकिन उसके न्यूज़ भी शामिल होते हैं। उसके साथ साथ जो भी आपके पीटी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो सारे मैं कवर करवाता हूँ, इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज बहुत सारे टॉपिक हैं। कल आपको पता ही है कि नीति आयोग ने एमपीआई को जारी किया है, उसके बारे में आज डिटेल में हम लोग और देखेंगे। कल मैंने आपको पीटी का फैक्ट केवल बताया था, आज उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा थिरुवल्लुवर के बारे में देखेंगे आज हम लोग, तमिल फिलोसफर थिरुवल्लुवर जिनकी बुक है कुरल, उसके बारे में भी देखेंगे। और भी बहुत सारे डीआरडीओ है, और डीआरडीओ जैसे सेंसिटिव टॉपिक है। क्यों सेंसिटिव है? क्योंकि उस पर एक समिति बनी थी जिसने अपना रिकमेंडेशन और कुछ सुधार करने के लिए बोला है। तो उस एम राघवन समिति के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, तो थोड़ा सा अंत तक देखिएगा। अगर आपको आंसर राइटिंग डेली करना हो, 6 महीने तक अगर आप आंसर राइटिंग मेरे साथ कर लेंगे ना, तो भी आपका मेंस 90% से 100% तैयार करवा दूंगा, और पीटी का लगभग 70% हिस्सा मैं तैयार करवा दूंगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, डेली आंसर राइटिंग करने से एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका। वैसी पढ़ाई कोई काम की नहीं है बीपीएससी के लिए जिसमें आप एक लाइन लिख सकने योग्य नहीं है। 6 महीने से पढ़ रहे हैं, साल भर से पढ़ रहे हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं, एक पेज आज तक आप आंसर नहीं लिख पाते, तो आपकी पढ़ाई किसी योग्य नहीं होती है। क्योंकि मेंस देना है आपको 900 नंबर का, 2 जीएस के पेपर, 1 निबंध का पेपर। तो अगर उसमें आप परफॉर्म नहीं करेंगे, पीटी तो प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन होता है गुरु, सिलेक्शन का प्रोसेस तो मेंस से शुरू होता है ना। तो ध्यानपूर्वक अगर आपको ज्वाइन करना हो पेड ग्रुप, तो आप यूट्यूब से भी 299 में एस्पिरेंट ज्वाइन करके कम्युनिटी पर जाकर मुझे मैसेज कीजिए, और यहाँ से भी आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हेडलाइन क्या है आज का। हेडलाइन है कि मथुरा मॉस्क को लेकर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, उसके सर्वेक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रुक जाइए, अभी सर्वेक्षण मत करिए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो एक कमेटी गठित करने की बात की थी, उसके खिलाफ ओमनिबस वैग्यू एक रिट जारी करके, अस्पष्ट एक रिट जारी करके उस पर रोक लगाने की बात की कि अभी आप मत कीजिए। देखिए इस तरह के न्यूज़ आपके पीटी मेंस एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा धार्मिक चीज़ों से संबंधित होता है, इसलिए इस न्यूज़ को आगे छोड़कर हम लोग कहाँ पर चलते हैं, तो हम लोग इंडियन एक्सप्रेस में जो मुख्य न्यूज़ था उसकी तरफ चलेंगे, फिर हम लोग आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ओके, उसके अलावा एक और न्यूज़ देख लीजिए यहाँ पर छोटा सा, इसका मैं बहुत बड़ा न्यूज़ भी दिखाऊंगा। ईरान ने बोला है कि हमने पाकिस्तान में मिलिटेंट बेस को अटैक किया है। किसने बोला? भारत ने नहीं बोला है, अमेरिका ने नहीं बोला, ईरान ने बोला है। ईरान में पता ही आपको, हासिम सुलेमानी जो उसके कमांडर थे, उनके दरगाह पर जब अटैक हुआ, उसके बाद से ईरान ने कल 3 जगहों पर अटैक किया है। सीरिया, इराक, पाकिस्तान में भी अटैक किया है इसने। इन 3 जगहों पर अटैक किया है। मैंने आपको बहुत पहले समझाया था। क्या समझाया था? कि ये जो हमास और इजराइल का वॉर है ना, ये फैलेगा और धीरे धीरे करके पूरा मिडिल ईस्ट को अपने चपेट में ले लेगा। ये लेना शुरू भी कर दिया है। लाल सागर में इतनी डिस्टर्बेंस हो गई है कि फूड क्राइसिस की अब तक की सबसे बड़ी आपदा उत्पन्न होने जा रही है। कल भी लाल सागर में कम से कम 4 जहाज़ों को टारगेट किया गया अलग अलग मिसाइलों के द्वारा, और हूती विद्रोही जो हैं वो भरपूर स्तर पर अटैक कर रहे हैं। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, माल्टा, सभी के जहाज़ शामिल हैं। कल उन्होंने इटली के जहाज़ को टारगेट किया, और इस तरह के बहुत सारे जहाज़ों को उन्होंने टारगेट किया है। इसके अलावा ईरान ने क्या किया? बदला लेते हुए इराक देश में इजराइल का एक बोला जाता है कि वहाँ पर स्पाई हेडक्वार्टर जैसा था, छोटा सा जासूसियों का अड्डा बना कर रखा हुआ था। उन्होंने बहुत सारे वहाँ से जासूसी की काम करते थे, उस पर मिसाइल से अटैक किया। किसने? तो ईरान ने किया है। अब इराक ने क्या बोला कि ये उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर में खतरा है, कि ये आपने मेरी सॉवरेनिटी का उल्लंघन किया है। जबकि अमेरिका ने बोला है कि इस तरह का कोई हमें प्रमाण नहीं मिला है कि वहाँ से इजराइल जो है वो जासूसी करता था। लेकिन युद्ध फैल रहा है, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इराक का इलाका है कुर्दिस्तान। कौन सा इलाका है बंधुओं? अभी मैं दिखाऊंगा आपको। कुर्दिस्तान कहा जाता है, जहाँ पर कुर्द बहुल लोग रहते हैं। ठीक है, इराक और तुर्की बॉर्डर के आसपास का इलाका है, सीरिया के आसपास का, यहीं पर अटैक किया गया है। चलिए देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में क्या है आज का हेडलाइन। देखिए, एक प्रधानमंत्री के साइंटिफिक सलाहकार, प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार कौन थे ये? तो ये हैं के विजय राघवन। क्या नाम है इनका? के विजय राघवन। बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है ये आदमी, के विजय राघवन।
इनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया गया था डीआरडीओ में रिफॉर्म को लेकर। किसमें रिफॉर्म को लेकर बंधुओं? तो डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में अभी मैं डिटेल बताऊंगा आपको। इस समिति ने बोला है कि एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो सलाह दिया है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन होना चाहिए। जो पैनल क्या करेगा? तो रिव्यू करेगा देश के सिक्योरिटी इश्यू को, जिस पैनल में डिफेंस मिनिस्टर शामिल होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल होंगे और उसके बाद से जो अपने CDS है वो भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इस कमेटी ने बहुत सारी चीज़ों को रिकमेंड किया है और बहुत सारी चीज़ों पर बात की है, खुलकर बात की है। इन्होंने बोला है कि DRDO का मुख्य काम क्या है? DRDO का मुख्य काम है रिसर्च करना, न कि प्रोडक्शन करना। ध्यान से सुनिएगा, उत्पादन करना DRDO का काम नहीं है। उत्पादन करना प्राइवेट सेक्टर का काम होना चाहिए, निजी क्षेत्र का काम होना चाहिए। ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। बहुत सारा चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। उन्होंने बोला कि उत्पादन करना किसका काम होना चाहिए? तो प्राइवेट प्लेयर्स का काम होना चाहिए। DRDO का काम क्या होना चाहिए? रिसर्च करना, किसी नए प्रोडक्ट को बनाना पहली बार। उसके बाद उस प्रोडक्ट को बनाने की तकनीक डिफेंस को क्या करना चाहिए? पब्लिक प्लेयर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को सौंप देना चाहिए कि आप लोग इसका प्रोडक्शन करो। DRDO के बारे में इन्होंने बोला है कि ऐसे मिशन ऐसे प्रोजेक्ट जिसको मिशन मोड पर चलाया जा रहा था, मिशन मोड का मतलब होता है टाइम बाउंड करके चलाया जा रहा था, ऐसे में भी मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो है वो अपने टाइम पर पूरा नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि DRDO को रिसर्च को छोड़कर बाकी चीज़ों में उलझा दिया गया है। ये इस पैनल ने रिकमेंड किया है। इसके अलावा CAG ने भी बोला था, CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने भी बोला था कि DRDO जो है वो अपने मिशन मोड वाले प्रोजेक्ट को भी समय पर पूरा नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि वो बाकी कामों में उसका काम जो है वो बट गया है। प्रोडक्शन जैसे उलूल जुलूल कामों में फंस जाती है DRDO और उसके बाद से क्या होता है? उसका रिसर्च से ध्यान हट जाता है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि ड्रोन को जो डेवलपमेंट किया जा रहा है वो तो प्राइवेट प्लेयर्स भी कर सकते हैं। DRDO को किसी और मुख्य रिसर्च पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये सब रिकमेंडेशन किया है किसने? तो इस समिति ने बोला है। उसके अलावा क्या बोला इस कमेटी ने? इसने ये भी बोला है कि एक क्या बनाना चाहिए? डिफेंस टेक्नोलॉजी काउंसिल बाय विजय राघवन कमेटी इज प्रपोज टू हैव एन एग्जीक्यूटिव कमेटी चेयर्ड बाय चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। एक CDS चेयर में एक कमेटी होना चाहिए जिसमें कौन कौन शामिल होना चाहिए? तीनों सेवा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। उसके अलावा एकेडमिक क्षेत्र से भी हमें कुछ लोगों को शामिल करना चाहिए डिफेंस में टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करने के लिए। देखिए, ये सब कुछ अभी सुझाव है। सुझाव को जब इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तब वो आपका मुख्य रूप से सवाल पूछा जाता है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या हो रहा है ना। अगला इसी न्यूज़ का थोड़ा सा एक्सटेंड करके पीछे के पेज पर दिया हुआ था, जिसमें ये बताया गया कि CAG ने बोला था अपने रिपोर्ट में लगभग 67% जो काम हैं वो DRDO समय पर पूरा नहीं कर पा रही है। मिशन मोड वाले जो प्रोजेक्ट हैं उसको तक समय पर पूरा नहीं कर रही है। DRDO को डिफेंस में रिसर्च पर ध्यान देना चाहिए, न कि प्रोडक्शन पर। प्रोडक्शन और रिसर्च में अंतर होता है। जैसे पहली बार जब कोई रिसर्च करके कोई बिस्किट बनाया गया, ठीक ना, अब उसका प्रोडक्शन कंपनी को सौंप दिया गया, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम अलग होती है हर जगह पर और प्रोडक्शन टीम जो होती है वो अलग होती है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग विजय राघवन समिति ने क्या क्या बोला है कि DRDO क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब थोड़ा सा आपको DRDO के बारे में भी बताऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले नीति आयोग के MPI को हम लोग कवर कर लेते हैं, फिर इस न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे। ओके, देखिए क्या है कि हाल ही में नीति आयोग ने वर्ष 2005-2006 से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया कि पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से उबर गए हैं। बहुआयामी गरीबी से उबर जाने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि गरीबी समाप्त हो गई है इन 24 करोड़ लोगों की। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, गरीबी की परिभाषा अपने देश में बहुत कमज़ोर है, जिसमें हम मानते हैं कि बेसिक सुविधा जिसको मिल पा रही है वो भी आदमी गरीब नहीं होता है। बहुत कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर। 10,000 मंथली पर अगर हम लोग निकालें तो देश की लगभग में 40% आबादी गरीब निकल आएगी। सही सुन रहे हैं आप, ये वो कटु सत्य है जो आपको जानना चाहिए कि जब तक हम सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम कल्याण कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, नीति आयोग ने बोला है 24.82 करोड़ रुपए। गंदे PCS वाले कई बार जब पागल हो जाते हैं तो इस तरह के घटिया फैक्ट भी आपसे पूछ लेंगे, इसलिए इसके लिए भी तैयार रहिएगा। ओके, चर्चा वार्ता में दीर्घकालिक गरीबी प्रवृत्तियों को समझाने के लिए 2005-06 से 15-16, 19-21 में आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा का उपयोग किया गया है।
कौन से डेटा का हमने उपयोग किया है? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के तहत जो डेटा इकट्ठा किया गया उसको हमने उपयोग किया है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या? ये गरीबी के सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर के 3 समान रूप से भारित आयामों में एक साथ अभाव का आकलन करती है। 12 सतत विकास लक्ष्य संरेखित संकेतकों द्वारा दर्शाए जाते हैं। ये 3 जो हैं, कल भी बताया था, ये 3 मुख्य रूप से कैटेगरी हैं। इसके अंदर 12 सब कैटेगरी के तहत आते हैं, 4-4 करके सभी में। इनमें पोषण, बाल किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, भोजन पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, ऊर्जा, आवास, संपत्ति, बैंक खाते शामिल हैं। ये सब कुछ पैमाने हैं जिसके आधार पर हम MPI की जानकारी को इकट्ठा करते हैं। MPI की वैश्विक कार्यप्रणाली मजबूत, अलाइकर और फोस्टर पद्धति पर आधारित है, जो विकट गरीबी का आकलन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सार्वजनिक रूप से स्वीकृत मैट्रिक्स के आधार पर लोगों को गरीब के रूप में पहचान करती है, जो पारंपरिक मौद्रिक गरीबी उपायों के लिए पूरक परिप्रेक्ष्य का प्रदान करती है। बहुत क्लिष्ट हिंदी लिखा हुआ, मैं समझाता हूँ। पारंपरिक जो तरीका था उसमें हम लोग बस देखते थे कि आय कितना है इस आदमी का। आय देखने के बाद हम बोल देते कि ये आदमी गरीब है या गरीब नहीं है। अब हम केवल आय नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि उसकी स्वास्थ्य तक पहुँच है कि नहीं, शिक्षा तक पहुंच है कि नहीं, स्वच्छ ईंधन तक पहुंच है कि नहीं, पेयजल तक है कि नहीं, ऊर्जा उसको मिल रही है। ऊर्जा का मतलब शारीरिक ऊर्जा की बात नहीं हो रही, ऊर्जा का मतलब बिजली मिल रही कि नहीं, गैस मिल रहा है कि नहीं, आवास है कि नहीं, संपत्ति या बैंक खाते हैं कि नहीं। इन सभी पैमानों का आधार पर हम MPI का, इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है। मल्टी डायमेंशनल का आज आपको मतलब पता चला होगा, कल तक आपने रटा ही होगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का मतलब होता है गरीबी केवल बैंक में पैसा आने जाने से डिसाइड नहीं होता है। किसी के पास मान लीजिए 10,000 रुपया है ही, लेकिन उसको आवास नहीं है उसके पास में, स्वच्छ ईंधन उसके तक पहुंच नहीं है, ऊर्जा में नहीं मिलता है, उसके पास पेयजल की सुविधा नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है उसको सही से, तो हम उसको MPI के तहत शामिल कर देंगे। ये चीज़ समझ में आया आपको? थोड़ा सा डीप जाकर पढ़िएगा, डेप्थ में जाकर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि राष्ट्रीय MPI में 12 संकेतक शामिल है, जबकि वैश्विक MPI में 10 संकेतक शामिल हैं। विश्व स्तर पर जो UNDP MPI निकालती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालती है, उसमें 10 संकेतक शामिल हैं, जबकि अपने देश में 12 संकेतकों को शामिल किया गया है। यहाँ पर आप 12 संकेतकों को देख सकते हैं। चाइल्ड न्यूट्रिशन से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, मैं इसको सही कर दूंगा जब PDF आपको दूंगा उसमें। बाकी मुख्य रूप से हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जिसके आधार पर हम लोग निकालते हैं। हेल्थ और एजुकेशन में 3 और 2 दिए गए हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुकिंग है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, हाउस है, इलेक्ट्रिसिटी है, एसेट्स है, बैंक अकाउंट है। ये सारे के सारे किस्म हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में है। इसको ध्यान में रखिएगा, कुछ पैमानों को तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मल्टी डायमेंशनल इसको क्यों कहा जाता है, ये आज आपको उम्मीद करता हूँ कि पता चल गया होगा। ठीक है। वर्ष 2005-2006 के बाद से भारत बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की मुख्य विशेषता क्या है? बहुआयामी निर्धनता में समग्र गिरावट हुई है। 29.17% से घटकर 22-23 में 11.28% हो गई है, जो 17.89% अंकों की कमी को दर्शाती है। ठीक है। विगत 9 वर्षों में 13-14 से 22-23 में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, MPI से बाहर आए हैं। ओके, ये सब मैं कल बता चुका हूँ आपको, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और एग्ज़ाम में जब भी इस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं आपको, तो कोशिश कीजिएगा, अगर लॉन्ग फॉर्मेट में पूछा जाता है तो, कि ग्राफ बनाकर एक दिखा सकें कि भाई किस वर्ष में कितना था। वहाँ पर अंक मायने नहीं रखता है, मतलब कि आप ये नंबर लिखेंगे ये मायने नहीं रखता है। बस आप एक ट्रेंड भी दिखा देंगे ना कि किस प्रकार से कमी हो रही है, आप इस प्रकार से बनाकर ये कमी को भी दर्शा देंगे ना रेखा खींचकर, तो भी आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है। राज्यवार गिरावट, देखिए आपको एक मैप दिखाता हूं जिससे आप राज्यवार गिरावट को स्पष्ट तरीके से समझ जाएंगे। सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ पर निवास करते हैं अपने देश में, तो नॉर्थ इंडियन बेल्ट है। ठीक है। हिंदी प्रदेश में भी इसको कहा जाता है, हर्ट हिंदी प्रदेश भी कहा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा गरीबी का निवास है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत ही सघन है और डेवलपमेंट भी सही तरीके से नहीं हो पाया है। उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, आप उसके कारण लिखिएगा सोचकर। लेकिन इन क्षेत्रों में गरीबी सामान्य रूप से सबसे ज़्यादा पाया जाता है देश का। उसके अलावा यहाँ पर भी पाया जाता है, और ये क्षेत्र जो है ये थोड़ा समृद्ध एरिया है, यहाँ पर भी गरीबी पाया जाता है। लेकिन जहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब संख्या में होंगे, पॉपुलेशन में होंगे, वहीं पर तो तीव्र वृद्धि भी दिखेगा।
ये वो राज्य हैं जिन्होंने गरीबी में बहुत अच्छे से सुधार किया है, बहुत बड़े स्तर पर इन्होंने गरीबों की संख्या को कम किया है, जिसमें झारखंड भी शामिल है, बिहार भी शामिल है, उत्तर प्रदेश, एमपी, राजस्थान। ये वैसे राज्य हैं जो गरीबों को संख्या को कम कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गिरावट देखी गई, जहां 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए हैं। इसके बाद से बिहार में 3.77 करोड़, एमपी राजस्थान में लोग उक्त निर्धनता पर काबू कर पाए हैं। मतलब कि बिहार में लगभग 4 करोड़ लोग और यूपी में लगभग 6 करोड़ लोग। 6 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, रूस की आधी आबादी है, और यूरोप में तो बहुत सारे देशों को मिलाकर इतनी आबादी हो पाएगी। 6 करोड़ लोगों को यूपी में केवल गरीबी से निकाला गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। सभी संकेतकों में सुधार, एमपीआई के सभी 12 संकेतकों ने महत्वपूर्ण सुधार देखा है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर के आयामों की प्रगति को दर्शाता है। अभाव की गंभीरता 5-6 से 13-14 की तुलना में 15-16 एवं वर्ष 19-20 के बीच अभाव की गंभीरता सेवेरिटी ऑफ डिस्पेरेशन में थोड़ी कम दर से गिरावट आई है। एसओडी उन अभावों को मापता है जिनमें औसत बहुआयामी निर्धन व्यक्ति पीड़ित होता है। औसत एवरेज बहुआयामी गरीबी से पीड़ित व्यक्ति जिसमें सबसे ज़्यादा कमी होती है, उसको नापा जाता है एसओडी के तहत। इसको ध्यान रखिएगा, सेवेरिटी ऑफ डिप्रीवेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अल्प वर्षों की अवधि के कारण विगत दशक की तुलना में कुल जनसंख्या में एमपीआई निर्धन व्यक्तियों की हिस्सेदारी में कमी के मामले में 15-16 के बाद अभाव में कमी तेजी से हुई है। ओके, 5-6 में भारत की कुल जनसंख्या में एमपीआई निर्धन व्यक्तियों की हिस्सेदारी 55.34% थी। 2005-2006 में भारत की आधी आबादी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में शामिल थी। तब आप अंदाज़ा लगा लीजिए 5-6 में क्या स्थिति थी देश की, और अभी हम कहाँ पर हैं, तो 2023 में आ गए हैं। एसडीजी लक्ष्य उपलब्धि, भारत द्वारा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी लक्ष्य 1.2 प्राप्त करने की संभावना है, जिसका लक्ष्य 2030 से पहले राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुसार सभी आयामों में निर्धनता में जीवन यापन करने वाले सभी आयु के पुरुष, महिला और बच्चों के अनुपात को उनकी कुल संख्या से कम आधा करना है। एसडीजी 1.2 में ये लक्ष्य रखा गया है कि आपके देश की परिभाषा के हिसाब से एमपीआई में जितने लोग रह रहे हैं उनको हमें क्या करना है, आधा कर देना है, 50% से कम कर देना है। तो एक लक्ष्य तो हम लगभग में प्राप्त कर ही चुके हैं। जीवन स्तर, ये लक्ष्य पूछा जा सकता है पीटी में, ध्यान में रखिएगा इसको। जीवन स्तर के आयाम से संबंधित संकेतक महत्वपूर्ण सुधार सामने आए हैं, जैसे कि भोजन पकाने के ईंधन, स्वास्थ्य सुविधाएं, बैंकों खातों पहुँच, इस सभी में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। किन किन चीज़ों में ईंधन अच्छा मिल रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएँ लोगों तक पहुँच रही हैं, अच्छी बातें करनी है पेपर पे, सीधी सी बात है। मुझे भी पता है स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी पहुंच रही लोगों तक। प्राइवेट हॉस्पिटल के सहारे देश का स्वास्थ्य सुविधा चल रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में जाना मतलब समझ ही रहो आप क्या कह रहा हूं मैं, खासतौर से नॉर्थ इंडिया की बात। लेकिन जब पेपर में बोला गया अच्छी बातें, तो अच्छी बातें करो, है ना। बैंक खातों की पहुंच में सुविधा विस्तारित हुई है, ये सब चीज़ें बोला गया है। किसके द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा बोला गया है। एमपीआई में गिरावट संचालकों की मदद। अब देखिए क्यों एमपीआई में गिरावट दर्ज किया गया है। पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत जैसी पहल ने स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में काफ़ी वृद्धि की है, जिससे अभाव में काफ़ी कमी आई है। विश्व के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से एक का संचालन करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 81.35 करोड़ लाभार्थियों को कवर करती है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, 5 ट्रिलियन बनने वाली इकॉनमी, और विश्व गुरु भारत, और भी पता नहीं कौन कौन से संबोधन उपमा दिए जाते हैं। हकीकत सरकार ही आपको बताती है। अपने देश की आबादी 140 करोड़, जिसमें लगभग में 81 से 82 करोड़ लोग सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए अन्न पर निर्भर हैं, और उस देश में हम 25 करोड़ लोगों को एमपीआई से बाहर करके ले आए हैं। अगर ये सरकार अन्न देना बंद कर दे तो इस एमपीआई का फिर क्या होगा। क्या लोग खुद के बदौलत से एमपीआई से बाहर आए हैं? क्या लोगों की आय बढ़ गई है इसलिए एमपीआई से बाहर आए हैं? कतई नहीं। 81 करोड़ लोगों को सरकार अन्न मुहैया करवा रही है, 81 करोड़ लोगों को 140 करोड़ में से, तब जाके हम एमपीआई से बाहर आए हैं। ये सरकार कब तक प्रोवाइड करवाएगी? सरकार ने तो बोला है अगले 5 वर्षों तक हम और देंगे। सरकार को भी पता है हकीकत अपने देश का, भले ही मीडिया में ना दिखाया जाए, लेकिन सरकार को पता है 2027 तक दिया जाएगा। उसके बाद इन 81 करोड़ लोगों का क्या होगा जिनको अन्न दिया जा रहा है?
हो सकता है फिर कोई चुनाव आ जाए, इस चीज़ की घोषणा हो जाए कि भाई आगे भी देंगे, देना भी चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है, 81.35 करोड़ लोगों को आपको अन्न देना पड़ रहा है, तब जाके वो क्या है, वो सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। दोनों पक्षों को ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों को। हो सकता है आपको बोले कि एमपीआई की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए, मैं कोई ऐसे ही नहीं बताता, मैं कोई सरकार विरोधी या देश विरोधी चीज़ें नहीं बोलता हूँ। मुझे पढ़ाना होता है, आपको सोच को डेवलप करना होता है कि क्रिटिकल एनालिसिस पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। आपसे पूछ सकता है कि एमपीआई का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो वहीं पर आप क्या करोगे, इस तरह के आंकड़ों का उपयोग करोगे कि एमपीआई का एक हकीकत ये भी है कि ये एमपीआई 81.35 करोड़ लोगों को सरकार अन्न मुहैया करवाती है। लोग खुद से नहीं खरीद पाते हैं। क्रय शक्ति अभी भी देश की बहुसंख्यक आबादी का नहीं हो पाया है, महंगाई के ज़माने में नहीं हो पाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल के फैसले जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाना सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण है, बिल्कुल उदाहरण है, और ये देना भी चाहिए। नहीं तो पता चला एमपीआई में फिर से 50% लोग आ जाएंगे। मातृ स्वास्थ्य का समाधान करने वाले विभिन्न कार्यक्रम, उज्ज्वला योजना, गैस रसोई के लिए, खाना पकाने के लिए सौभाग्य के माध्यम से बिजली कवरेज में सुधार, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, परिवर्तनकारी अभियानों ने सामूहिक रूप से लोगों की स्थिति को सुधारा है। उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, हम डीबीटी का उपयोग कर रहे हैं, हम उसके अलावा किसान कल्याण योजनाएं भी चला रहे हैं, आयुष्मान भारत कार्यक्रम स्वास्थ्य के लिए चला रहे हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नीति आयोग के बारे में पता ही है, 2015 में इसका गठन किया गया। बहुत सारे रैंकिंग जारी करता है ये। एसडीजी इंडिया, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, अटल इनोवेशन मिशन, ये यूपीएससी 2019 पीटी का सवाल है। अटल इनोवेशन मिशन किसके द्वारा चलाया जा रहा है, यही सवाल है जो मैं बोल रहा हूँ। इतना सिंपल, आपको लग रहा होगा ना, एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। 7 परियोजना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है अब तो, ब्लॉक। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, जिला अस्पताल सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग। स्वास्थ्य सूचकांक ये सब के सब कौन करता है, तो नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, क्या संवैधानिक बॉडी है, बिल्कुल नहीं। क्या है नीति आयोग, एक थिंक टैंक के तौर पर काम करता है देश में, एक बस है, एक बॉडी है, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगले न्यूज़ से पहले कुछ रैंकिंग और जारी करती है, नीचे छूट रहा था। कृषि विपणन किसान हितैषी सुधार सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स नीति आयोग द्वारा दिया जाता है। पूछ लेगा आपसे पीटी में, आप बोलो कहाँ से पूछ लिया। सुशासन सूचकांक से सब के सब नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। अगले टॉपिक पर चलिए। अगला टॉपिक देखिए क्या है, डीआरडीओ। डीआरडीओ के बारे में मैंने आपको बताया, और के विजय राघवन समिति के बारे में भी बताया। उस समिति ने तो ये भी बोला है कि रक्षा मंत्रालय के तहत हमें एक अलग से डिपार्टमेंट बना देना चाहिए डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर। ठीक है, तो देखिए उसके सारे सुझाव हैं। सुझाव जब इम्प्लीमेंट होंगे तब आपके सवाल उससे बनेंगे। तब तक आप उन सुझावों को क्या करोगे, उन सुझावों को आप मेंस में, अगर आपसे डीआरडीओ के बारे में सवाल पूछा जाता है कि डीआरडीओ आज के ज़माने के हिसाब से क्या डेवलपमेंट और रिसर्च में भागीदारी कर रही है, डीआरडीओ में क्या सुधार करना चाहिए, या भारत के डिफेंस बारे में सवाल पूछा जाता है, तो वहाँ पर आप के विजय राघवन समिति के अनुशंसाओं को धड़ल्ले से लिखिएगा, अंक अगर बढ़ाना हो आपको तो। ठीक है, चीज़ें आपको मैं दूंगा, उसको कनेक्ट करना आपका काम होगा। मैं आपको सारा कुछ दे दूंगा, चावल दे दूंगा, दाल दे दूंगा, आलू दे दूंगा और मसाले दे दूंगा, अब खाना बनाना आपका काम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय का रक्षा अनुसंधान एवं विकास विंग है। किसका है, रक्षा मंत्रालय का डिफेंस रिसर्च विंग है एक, जिसका लक्ष्य भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में सशक्त बनाना है। इसका लक्ष्य क्या है, बहुत अच्छे अच्छे हथियार बनाना है और देश की रक्षा सुरक्षा करनी है। आत्मनिर्भरता और सफल स्वदेशी विकास एवं सामरिक प्रणालियों तथा प्लेटफॉर्म जैसे अग्नि, पृथ्वी श्रृंखला मिसाइलों के उत्पादन की इसकी खोज, जैसे हल्के लड़ाकू विमान तेजस, बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाक। बहु बैरल क्या होता है, इतना चौड़ा सा होता है ना, इतने सारे रॉकेट इसमें लगे होते हैं, है ना, और एक साथ इसमें आग लगा के छोड़ दो, अब सारे रॉकेट एक एक करके निकलने लग जाएंगे। इस सिस्टम का क्या नाम है, पिनाक सिस्टम नाम है। आपने देखा होगा, अभी 26 जनवरी को आप देखेंगे ना परेड, तो उसमें आपको दिखाएगा ये सब, है ना। वायु रक्षा प्रणाली, आकाश, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला आदि ने भारत के सैन्य शक्ति को प्रभावशाली निरोध पैदा करने, महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने प्रमुख योगदान दिया है। 26 जनवरी का परेड कभी राजपथ पर जाकर जरूर देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा आपको, देखने में मज़ा आ जाएगा। गठन, डीआरडीओ का स्थापना 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ
भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट तथा तकनीकी विकास उत्पादन निदेशालय के संयोजन के बाद की गई थी। कब किया गया था? 1958 ईस्वी में। आप मुझे ये बताओ, अब पूछता हूँ मैं, एसबीआई का एसबीआई नाम, एलआईसी के बाद डीआरडीओ, इन सभी को क्रम में लगाना है शुरू से अंत तक। कौन सा तो पहले हुआ, कौन बाद में हुआ, कौन कौन सा? तो एलआईसी, एसबीआई, डीआरडीओ, पंचशील समझौता, इन सभी को लाइन में लगाइए। कब कौन सा चीज़ हुआ है, किस वर्ष में हुआ है। सोचिए जरा, इस तरह से सोचा कीजिए कभी कभी। यूपीएससी 2018 का प्रश्न है। एसबीआई और ये 3-4 चीज़ों को दे दिया तो बोला था क्रम में लगाओ। पीटी का बोल रहा हूँ मैं। आज़ादी के बाद के भारत के इतिहास से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपके पीटी में भी। तो ये आज़ादी के बाद के भारत के इतिहास हैं, इसमें सवाल पूछे जाएंगे आपको। कम से कम 71 ईस्वी तक इतिहास पढ़ा कीजिए ढंग से। इन सभी को क्रम में लगाइएगा जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ वर्तमान 50 प्रयोगशालाओं का एक समूह है जो रक्षा प्रौद्योगिकी विभिन्न क्षेत्र जैसे वैमानिक, शस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, इंजीनियरिंग प्रणाली, इंस्ट्रूमेंट्स, मिसाइलें, उन्नत कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, विशेष सामग्री मतलब सेना के लिए बहुत सारे हथियार और बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट करती है, रिसर्च करती है। मिशन क्या है? हमारी रक्षा सेवाओं के लिए अत्याधुनिक सेंसर, हथियार प्रणाली, ये सब कुछ डिजाइन करना, डेवलप करना। युद्ध की प्रभावशीलता को अनुकूलित करने के सैनिकों की सुरक्षा बढ़ावा देने हेतु सेवाओं एवं तकनीकों के समाधान प्रदान करना, तकनीकी रूप से समाधान प्रदान करना डीआरडीओ का काम है। और अपने काम में कुछ हद तक, बहुत हद तक सफल भी रही है ये। बुनियादी ढांचे, प्रतिबद्ध गुणवत्ता, जनशक्ति का विकास करना तथा एक मजबूत स्वदेशी प्रौद्योगिकी का आधार निर्माण करना डीआरडीओ का काम है। डीआरडीओ के विभिन्न कार्यक्रम, डीआरडीओ के कार्यक्रम आपके मेंस के सिलेबस का हिस्सा है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। डिफेंस और डिफेंस के साथ साथ जो स्पेस साइंस है, ये दो चीज़ साइंस एंड टेक में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको ज़रूर पढ़िएगा। पीटी मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये। निबंध में भी पूछे जा सकते हैं डीआरडीओ कार्यक्रम से, जैसे आईजीएमडीपी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके तहत बहुत सारे मिसाइल बनाए गए भारत में, और भारत में मिसाइल का डेवलपमेंट और इसरो का डेवलपमेंट साथ साथ में होता चला आ रहा है। स्पेस में डेवलपमेंट और डिफेंस में डेवलपमेंट दोनों साथ साथ में चला आ रहा है। 1985 ईस्वी के बाद हम इसमें कुछ कारनामे करने लग गए। उससे पहले हम संघर्ष कर रहे थे और बहुत ही हद तक संघर्ष किया हमने। एक वेब सीरीज आई थी रॉकेट बॉयज़, सोनी पर आई थी। उसके 2 भाग हैं जिसमें विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा, इनके जीवन को दिखाया गया। बेहतरीन वेब सीरीज है, जरूर देखिएगा कभी समय मिले तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय रक्षा बलों को आत्मनिर्भर बनाने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रमुख कार्यों में से एक था। आप जो कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जानते हैं, वो इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा उन्होंने भूमिका निभा की है। क्या नाम है इसका? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके। आईजीएमडीपी के तहत विकसित मिसाइलें हैं पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश व नाग। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि आईजीएमडीपी के तहत कौन कौन सी मिसाइलों का डेवलपमेंट किया गया है। तो ये 5 है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। इनको कई बार पटना कह दिया जाता है। अब पटना का क्या तात्पर्य है? पटना का तात्पर्य क्या है? ट्रिक है याद करने का। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, उसके बाद से नाग, फिर आकाश, पटना। ठीक है, ध्यान में रहेगा पटना। पटना तो ध्यान रहेगा यार, पटना कैसे नहीं ध्यान रहेगा। मोबाइल ऑटोनोमेशन रोबोट सिस्टम, मार्स लैंड माइंस, इनर्ट एक्सप्लोसिव डिवाइसेज को संभालने के लिए एक स्मार्ट मजबूत रोबोट है जो भारतीय सशस्त्र बलों से शत्रुओं को दूर करके निष्क्रिय करने में भूमिका निभाता है। ये सब सिस्टम किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है। कुछ ऐड ऑन के साथ इन प्रणाली का उपयोग वस्तु के लिए ज़मीन खोदने, विभिन्न तरीकों से इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस को डिफ्यूज़ करने के लिए भी किया जा सकता है। आर्मी मैन बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं, आर्मी और एयरफोर्स वाले, तो वो जानते होंगे इन सब चीज़ों को। बाकी मैं तो आपको पढ़ाऊँगा ही। लद्दाख में सबसे ऊँचा स्थलीय केंद्र भी बनाया है। लद्दाख में डीआरडीओ केंद्र पेंगोंग झील के पास चांगला में समुद्र तल से 17,600 फीट ऊपर है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक व औषधीय पौधे के संरक्षण के लिए प्राकृतिक कोल्ड स्टोरेज इकाई के रूप में काम करना। यह भी डीआरडीओ ने तैयार किया है। डीआरडीओ संबंधित मुद्दे, अपर्याप्त बजटीय सहायता है, अभी भी बजट की सहायता इसको बहुत कम मिलती है। 16-17 के दौरान रक्षा संबंधी अस्थायी समिति ने डीआरडीओ की चल रही परियोजनाओं के लिए अपर्याप्त बजटीय समर्थन पर चिंता व्यक्त की थी। राष्ट्रवादी सरकारें डीआरडीओ को डिफेंस में रिसर्च करने के लिए पैसा तक सही से नहीं देती हैं और दिन भर राष्ट्रवाद खेलते रहते हैं। देख लीजिए स्थिति। समिति ने नोट किया कुल रक्षा बजट में 11-12 में
डीआरडीओ की हिस्सेदारी 5.79% थी, जो 13-14 में घटकर 5.34% रह गई। जब दुनिया भर में डिफेंस और सुरक्षा को लेकर इतनी ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है तो उस समय हमने डिफेंस रिसर्च का बजट जो है वो कट कर दिया। अपर्याप्त जनशक्ति, डीआरडीओ में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपर्याप्त जनशक्ति के कारण मतलब लोगों की भी कमी है उसमें। लागत में वृद्धि से और देरी ने डीआरडीओ की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। देरी डीआरडीओ में नहीं होनी चाहिए। देश की रक्षा सुरक्षा का जहां पर मामला हो वहां पर हर काम को प्रायोरिटी बाद में देकर इसको प्रायोरिटी पहले देनी चाहिए। ठीक है। बड़े वादे और सीमित कार्य निष्पादन, डीआरडीओ द्वारा बड़े वादे और सीमित कार्य निष्पादन की स्थिति देखी गई, जवाबदेही का अभाव है। 2011 में कैग ने क्षमताओं पर गंभीर सवालिया निशान लगाए। यह हवाला देते हुए संगठन का अपनी परियोजनाओं का इतिहास है जो स्थानिक समय और लागत से अधिक पीड़ित है। अभी भी कैग ने बोला है कि डीआरडीओ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेता है लेकिन समय पर मिशन नहीं पूरा कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? फंड की कमी है, लोगों की कमी है। देश के डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में फंड की कमी है और लोगों की कमी है। हम 5वीं बड़ी इकॉनमी हैं और 140 करोड़ हमारी आबादी है। युवा शक्ति अपने चरम पर है और लोग काम करने के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रचलित उपक्रम वगैरह यूज कर रहा है डीआरडीओ। द्वितीय विश्व युद्ध के उपकरणों के साथ सिर्फ छेड़छाड़ कर रहा है। डीआरडीओ अत्याधुनिक तकनीक पर काम करने के बजाय द्वितीय विश्व युद्ध के उपकरणों के साथ सिर्फ छेड़छाड़ कर रहा है, ऐसा आरोप लगाया था कुछ सलाहकारों के द्वारा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। डीआरडीओ ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, बहुत बड़े बड़े सिस्टम को डेवलप किया है, एक से बढ़कर एक सिस्टम को डेवलप किया है डीआरडीओ ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल के विकास आप देख ही सकते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम बनाया है कि जो लद्दाख में या बहुत ऊंचे क्षेत्र में हमारे सैनिक तैनात हैं उनके लिए हम अच्छा सा क्या कर सकें तो क्लोथिंग सिस्टम बना सकें, ये उनके लिए बनाया है। प्रलय, उसके बाद से कंट्रोल्ड एरिया डिलीवरी सिस्टम का भी बनाया है। पिनाका एक्सटेंडेड रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी बना रहा है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो सिस्टम भी बनाया है। उन्नत चैफ प्रौद्योगिकी बनाया है। आकाश एनजीओ MPTTGAM, इन सभी चीज़ों पर भी रिसर्च चल रहा है। साथ ही में आपको पता ही होगा, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ को ध्यान रखिएगा, उसकी खूबियों को, उसकी आलोचना को भी ध्यान रखिएगा। आलोचनात्मक मूल्यांकन अगर आपसे पूछेगा तो इस तरह के पॉइंट और के विजय राघवन समिति के पॉइंट्स को आप इंडिकेट कर दीजिएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, समिति सरकार क्यों बनाती है? समिति बनाती है खामियों को ढूंढने के लिए, समिति का काम होता है। अब उस पर काम किया जाएगा, फिर सुधार किया जाएगा, यही प्रक्रिया होती है। आज़ादी के बाद से आज तक क्या हमारे देश की सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है गुरु, तो उसमें क्या डीआरडीओ का योगदान नहीं है क्या? कैसे आप इनको बोल सकते हो कि ये खराब है? नहीं, खराब नहीं है। हाँ, कमियां हैं, उस कमियों पर बात होनी चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। ठीक है, तो आलोचनात्मक मूल्यांकन करते समय एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, आलोचना में इतने नहीं डूब जाना है कि उसकी खूबियों को भूल जाना है। आज जो हम स्थिति में जहाँ पर हैं, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी है हमारी, कोई भी देश हमारे ऊपर ऐसे ही नहीं हमें कुछ कह सकता है, तो किसके बदौलत है भाई? तो इसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बदौलत है। बहुत सारा चीज़ दिया है इसने और बहुत सारी चीज़ों पर काम चल रहा है। जो खामियां हैं उसको भी दूर कर लिया जाएगा। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना से संबंधित। क्या है ये? प्रधानमंत्री किसान योजना के जो बेनिफिशरी हैं उनमें हर चौथा यानी कि लगभग 25%, देखिए अभी जो लास्ट 2 महीनों में जो लोग ऐड हुए हैं, लास्ट 2 महीनों में प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत जो लोग ऐड हुए हैं उनमें से 25% महिलाएं हैं। हर चौथी महिला है, महिला किसान है की बात हो रही है। तो यानी कि प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना क्या है? तो साल में पता ही आपको 6,000 रुपये अभी गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट डीबीटी करती है किसको? तो किसानों के खाते में। ठीक है, अब इसके लिए वो भी हटा दिया, कैप भी हटा दिया गया कि आपके पास इतना ज़मीन होना चाहिए, ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई है। मुख्य रूप से गरीब और सीमांत किसानों की मदद करने के लिए भारत सरकार इस डीबीटी कार्यक्रम को चला रही है। अब जिसमें 6,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं। अब इस 6,000 को बढ़ाकर 18,000 के अभी जाएगा। ये भी बात चल रहा है कि भाई इसको 18,000 कर दिया जाए, किसानों को डायरेक्ट 18,000 की मदद देंगे। ठीक है, तो जब 18,000 किया जाएगा तब किया जाएगा। वर्तमान में इस योजना के तहत जो बेनिफिशरी ऐड हो रहे हैं, लास्ट 2 महीनों में जो लोग ऐड हुए हैं उनमें से 25% महिलाएं हैं। यानी कि आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि महिला सशक्तिकरण में भी क्या कर रहा है, ये योगदान दे रहा है। महिलाओं के खातों को ऐड किया जा रहा है प्रधानमंत्री किसान कल्याण बेनिफिशरी के तौर पर और उनको डायरेक्ट डीबीटी की सहायता हम दे रहे हैं।
तो ये भी ध्यान रखिएगा। हालांकि इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि पुरुष सारे काम करने के लिए शहर में चले गए हैं, तो अब खेती कृषि का काम कौन कर रही, तो ग्रामीण महिलाएं कर रही है, इसलिए उनके खाते में आ रहे हैं। यानी कि एक पलायन के भी संदर्भ को दिखाता है। क्या कृषि में ग्रामीण महिलाएं जो शामिल हो रही है, क्या वो अपने मन से शामिल हो रही है, सामाजिक सशक्तिकरण के कारण शामिल हो रही है, या मजबूरी के कारण से शामिल हो रही है? क्योंकि जो घर का पुरुष था वो कहाँ पर चला गया है, तो काम करने के लिए शहर चला गया है, मजदूरी करने के लिए चला गया, क्योंकि कृषि में आय कम हो गई है। इसके कारण से महिलाएं जो हैं वो किसान में शामिल हो रही है, कृषि कार्यों में शामिल हो रही हैं। तो इसको दोनों पक्षों को मैंने आपको बता दिया है, बाकी पक्षों का आप सोचिएगा। ये न्यूज़ आया था जिसको मुझे बताना बेहद ज़रूरी लगा आपको, इसलिए मैंने बताया है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अगला न्यूज़ आपके पीटी फैक्ट से जुड़ा हुआ है और थोड़ा सा दुखद भी है। नामीबिया से जो चीतों को लाया गया था उसमें सौर्य नाम का चीता जो था उसका डेथ हो गया है कल। ठीक है, ये 10वां चीता है जिसका डेथ हो गया है। नामीबिया से पता ही आपको कहाँ पर रखा गया चीतों को, एमपी के कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को रखा गया है और सौर्य के डेथ हो गया है। और इसके बाद से ये 10वां चीता है और सौर्य इसका ब्रदर है। कौन है इसका ब्रदर? तो गौरव। इस चीतों का नाम है सौर्य और इसका ब्रदर कौन? तो गौरव। इन दोनों को रॉक स्टार के तौर पर जाना जा रहा था। इनको क्या बोला जा रहा था कि ये जो क्या है, कूनो पालपू राष्ट्रीय अभयारण्य है, इसके रॉक स्टार के तौर पर चीते थे। पहली बार इन्होंने ही शिकार किया था भारत में, एक चीतल को मारा था, लेकिन अब इसमें से एक की डेथ हो गई है। डेथ के कारण अभी भी पता नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भारत के एनवायरनमेंट में ये ढल नहीं पा रहे हैं। अचानक से आप किसी को अफ्रीका से उठाकर भारत ले आएंगे तो एकदम से उनको पानी और वायु यहाँ का नहीं जचेगा। तो डेथ हो रहा है इनका, तो इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, सौर्य नाम है इसका। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका प्रधानमंत्री जनमन योजना से संबंधित। प्रधानमंत्री ने क्या बोला? प्रधानमंत्री ने बोला है कि कोई भी आदमी जो पीबीटीजी के तहत है वो छूटना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जनमन योजना का सभी को लाभ मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जनमन योजना, कोई ऐसा दिन नहीं होता कि न्यूज़पेपर में ना आए। इसके बारे में थोड़ा सा तो मैं आपको बताऊंगा ही और डिटेल बताऊंगा थोड़ा सा ही, उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। पीटी मेंस दोनों एग्जाम में आपके काम आएगा। उसके बाद अगला न्यूज़ है थिरुवल्लुवर के बारे में। इसके बारे में बताऊंगा भी, डिटेल में सबके बारे में बताना, बस आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर हुआ क्या, देखिए, थिरुवल्लुवर दिवस के रूप में मनाया जाता है पोंगल के समय में, पोंगल के दिन। ठीक है, अब MK स्टालिन जी ने उनकी ये फ़ोटो शेयर की कि जो RN रवि हैं उन्होंने ये फ़ोटो पर माल्यार्पण और फूल पुष्प वगैरह चढ़ाए। अब आपको लग रहा हो एक ही आदमी तो है, दो फोटो है। यहाँ पर इनको भगवा वस्त्र पहनाया गया, यहाँ पर इनको सफ़ेद वस्त्र पहनाया गया है। हमारे नेता लोगों के पास इतना फ्री टाइम है कि वो सफ़ेद वस्त्र और भगवा वस्त्र के ऊपर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, बहुत समय से थिरुवल्लुवर को तमिल प्रदेश के लोग, द्रविड़ प्रदेश के कुछ नेता और कुछ लोग मानते हैं कि ये हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, जबकि बहुत सारे फिलोसफर, बहुत सारे जो नेता हैं और बहुत बड़ी आबादी है जो मानती है कि थिरुवल्लुवर जो हैं वो हिंदू धर्म से ही संबंधित हैं। ठीक है, अब यही दो विवाद है। हमें क्या करना है, हमें थिरुवल्लुवर के बारे में जान लेना है, बाकी विवाद में हमें पढ़ना नहीं है। आप कोई भी मानो, इनको हिंदू मानो, गैर हिंदू मानो, बहुत बड़े फिलोसफर हैं, तमिल काव्य के, तमिल कवि हैं, काव्य, और इन्होंने रचना की है। किसकी रचना की है? तो कुरल की। थिरुकुलर भी कहा जाता है उसको, कुरल। इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको। कुरल की रचना की है, उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। ओके, अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ है प्रधानमंत्री अभी आंध्र प्रदेश और केरल की यात्रा पर हैं। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और केरल। देखिए, केरल के ये मुख्यमंत्री महोदय हैं। कोच्चि में प्रधानमंत्री ने कोच्चि केरल में रोड शो वगैरह भी किया, वहाँ पर भाषण भी दिया। उन्होंने बोला, ये न्यूज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, पीटी फैक्ट है इसमें, इसलिए बता रहा हूँ। इन्होंने बोला कि किसी भी करप्ट लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन साथ में प्रधानमंत्री महोदय ने एक चीज़ का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है पालसमुद्रम। देखिए, यहाँ पर नेशनल एकेडमी फॉर कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड नारकोटिक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेज और कस्टम के लिए नेशनल एकेडमी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? पालसमुद्रम, आंध्र प्रदेश में किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, किसने किया है? प्रधानमंत्री महोदय ने किया है। और उन्होंने वहाँ पर इसका उद्घाटन करते हुए बहुत सारी बातें की। हमें उन बातों पर नहीं पढ़ना है, हमें बस ये ध्यान रखना है कहाँ पर किया है। तो आंध्र प्रदेश में किया है, पालसमुद्रम में किया है। नेशनल एकेडमी फॉर कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड नारकोटिक्स का किया है, ये ध्यान में रहेगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या, अगला टॉपिक है आपका एक स्विट्जरलैंड की एक एजेंसी है जिसने बोला है कि नेचुरल डिजास्टर के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारत को करीब में कितना रुपए का नुकसान हुआ है।
$32.94 बिलियन की। इस आंकड़े को ध्यान में रखिएगा। बाकी भारत की अवसंरचना पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है नेचुरल डिजास्टर, उसको हम लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक। ये आंकड़े जो हैं ये आपके काम आएंगे कहाँ पर, पीटी मेंस में आप काम कर सकते हैं। पीटी में तो नहीं पूछेगा आपसे, मेंस में आप आंसर राइटिंग वगैरह जहाँ पर करते हैं वहाँ पर इसको ध्यान में रखिएगा। एक आंकड़ा छोटा सा रहना चाहिए कि जीडीपी को, हमारी इकोनॉमी को कितना बड़ा नुकसान पहुँच रहा है नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाओं के कारण। प्राकृतिक आपदाओं में कई बार क्लाइमेट चेंज का भी योगदान होता है। क्या सभी प्राकृतिक आपदाएं क्लाइमेट चेंज के कारण से आती? नहीं, भूकंप का क्लाइमेट चेंज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भूकंप के कारण भी नुकसान हो सकता है। ओके, चलते हैं अगले, आप देखते हैं डिटेल में सभी न्यूज़ को। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। उपज में कमी की स्थिति देखी जाती है, कई बार प्रोडक्शन में गिरावट हो रहा है। पशुधन पर प्रभाव पड़ता है। पशुधन पर प्रभाव पड़ने से क्या होता है कि किसान और जो गरीब लोग हैं जिनके पास पशु ही सहारा होता है, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हीट स्ट्रेस पशुओं के लिए आहार व चारे को कम करते हैं तथा रोग प्रसार के अनुकूल दशाओं को बढ़ाते हैं। श्रम कार्यबल में कमी हो जाती है, इसके कारण गर्मी के दिनों में श्रम कार्यबल में हमें गिरावट देखने को मिलती है। उसके बाद से क्या है, जलवायु परिवर्तन संज्ञानात्मक प्रदर्शन को कम करता है। ऊर्जा संकट भी हमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि 2030 तक दोगुनी हो जाएगी भारत की ऊर्जा मांग, और क्लाइमेट चेंज के कारण जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगा, ठंड ज़्यादा पड़ेगा, तो एनर्जी का मांग भी बढ़ जाता है, हीटर चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए। ओके, तो अगला देखिए, अवसंरचना पर प्रभाव पड़ता है, अवसंरचना को नुकसान पहुंचता है। अफवाह प्रणाली पर भी प्रभाव पड़ता है, और उसके अलावा असमानता में वृद्धि होती है। ओवरऑल गरीब लोग पर और ज़्यादा प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट चेंज वगैरह का, देश की इकॉनमी पर असमानता को बढ़ाता है। क्या? तो क्लाइमेट चेंज या प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि गरीब लोग ही भुक्तभोगी होते हैं इसके। एसी चलाते हैं अमीर लोग, लेकिन गरीबी जब ज़्यादा होती है, गर्मी जब ज़्यादा होती है, तो नुकसान किसका होता है? तो गरीब किसानों का हो जाता है। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके मेंस में काम आएगा। आंसर राइटिंग करने में इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन का इकोनॉमी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो यही सब प्रभाव पड़ता है। ओके, अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री जनमन योजना। पीएम जनमन एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य जनजातीय समूहों को मुख्य धारा में लाना है। यह योजना केंद्रीय क्षेत्र तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के एकीकरण जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और पीवीटीजी समुदाय के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। पीवीटीजी के लिए पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए संचालित की जा रही है। यह योजना 9 संबंधित मंत्रालय द्वारा देखरेख किए जाने वाले 11 महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो पीवीटीजी वाले गाँव में मौजूदा योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी। इस योजना के तहत बहुत बड़ी योजनाएं जो पीवीटीजी के लिए चल रहा था, उन सभी के कार्यान्वयन को शामिल करते हुए पीवीटीजी के गाँव में क्या करना है, हमें डेवलपमेंट करना है। इसमें पीएम आवास योजना के तहत सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सड़क, दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ साथ आजीविका के अवसर प्रदान किए जाएंगे। किनको? पीवीटीजी को। मैं बार बार इस चीज़ का नाम दे रहा हूँ, पीवीटीजी को प्रदान किया जाएगा। इस योजना में वन उपज के व्यापार के लिए वनधन विकास केंद्रों की स्थापना, 1 लाख घरों के लिए ऑफ ग्रिड और सौर ऊर्जा प्रणाली तथा सौर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी शामिल है। इस योजना में पीवीटी के साथ भेदभाव, उनके बहिष्कारों के विविध व प्रतिच्छेदन रूपों का समाधान कर राष्ट्रीय एवं वैश्विक विकास में उनके अद्वितीय मूल्यवान योगदान को मान्यता और महत्व देकर पीवीटी जीवन की गुणवत्ता और कल्याण में वृद्धि होने को उम्मीद है। अच्छी बातें करनी है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर स्वच्छ बिजली और ईंधन, पेयजल, आय, आजीविका, एजुकेशन, हर चीज़ हमें किनको पहुंचाना है? पीवीटीजी को पहुंचाना है। पीवीटीजी समाज के सबसे पिछड़े वर्ग हैं जो बिल्कुल मुख्य धारा में शामिल नहीं हैं, उनको हमको मुख्य धारा में शामिल करना है। अगला टॉपिक है तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर भी इनको कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने तमिल कबीर और दार्शनिक तिरुवल्लुवर को उनकी जयंती पर याद किया है, अच्छी बात है। वर्तमान समय में इसे आमतौर पर तमिलनाडु में 15 या 16 जनवरी को मनाया जाता है। यह पोंगल समारोह का एक हिस्सा हो गया है, तिरुवल्लुवर जयंती। तिरुवल्लुवर, जिन्हें वल्लुवर भी कहा जाता है, एक तमिल कवि संत हैं। धार्मिक पहचान के कारण उनकी कालावधि के संबंध में विरोधाभास है। सामान्यतः उन्हें 3री, 4वीं अथवा 8वीं, 9वीं शताब्दी का माना जाता है। सामान्यतः उन्हें जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। हालांकि हिंदुओं का दावा है कि तिरुवल्लुवर हिंदू धर्म से संबंधित है। संत को लेकर भी लड़ाई हो रही है, बहुत पहले से हो रही है। जैसे कबीर को लेकर था कि कबीर हिंदू हैं कि मुस्लिम है, इस चीज़ को लेकर आज भी लड़ाई हो रही है। द्रविड़ समूहों उन्हें संत माना जाता है क्योंकि वे जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे और जाति में विश्वास नहीं रखते थे, इसको ध्यान रखिएगा। उनके द्वारा संगम साहित्य में थिरुकुलर या कुरल की रचना की गई। थिरुकुलर में 10 कविताएं, 133 खंड शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को 3 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। अब 3 पुस्तकों में कैसे विभाजित किया गया है? आराम या अरम या सद्गुण कहा जाता है। पोरुल सरकार या समाज पर चिंतन है उनके। कमाम या प्रेम पर उनके चिंतन है, इसको ध्यान रखिएगा। थिरुकुलर की तुलना विश्व के प्रमुख धार्मिक महत्व के पुस्तकों में की जाती है। दुनिया के बेहतरीन धार्मिक और फिलॉसफी के बुकों में इसकी तुलना की जाती है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। संगम साहित्य का दौर आपको पता ही है कि संगम शब्द संस्कृत शब्द संघ तमिल रूप से पांड्य राजाओं के संरक्षण में
3 अलग अलग कार्यों में अलग अलग जगहों पर फली फूली। संगम का मतलब होता है तमिल कवियों का सम्मेलन, जो 3 बार आयोजित किया गया पांड्य राजाओं के द्वारा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात की गई है चोल और चेर राजाओं की वार्तालाप की गई है। बहुत सारी किताबों की रचना की गई थी इसमें, जिसमें से कुछ किताबों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। और अलग अलग जगहों पर इसका बैठक हुआ था। मदुरई, कपाटपुरम, इन सभी जगहों पर आयोजित किया गया था। पहले और दूसरे का अध्यक्ष कौन थे संगम के? तो अगस्त ऋषि थे पहले और दूसरे संगम के अध्यक्ष। ओके, तीसरे संगम भी मदुरई में हुआ। इस संगम के अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए। इनमें से कुछ सामग्री में समूह ग्रंथ और महाकाव्य के रूप में उपलब्ध हैं, जिनमें से कौन कौन से हैं? जैसे तोल्लकपियम, उसके बाद से एत्तु ठोक्कई और पदीन केलेनकू, और 3 महाकाव्य शामिल हैं, जिसमें से तोल्लकपियम, शिल्पाधिकारम, और ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। मन्नी मेखले, ये सब कुछ क्या है? तो संगम ग्रंथ के नाम है। यहाँ पर तो कुछ ही दिए गए हैं, आप कुछ और को ध्यान में रखिएगा। ओके, अगला कोई टॉपिक नहीं है, इतना ही आज रखिए। और कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ा कीजिए थोड़ा सा। और पेड ग्रुप ज्वाइन करना हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ज्वाइन करवा दूँगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।